Hello and welcome, Students Islamic Organization of India, SIO साउथ महाराष्ट्र की तरफ से मैं आप सबों को खुशामदीद करता हूं। आप लोगों को वेलकम कहता हूं इस दूसरे डिस्कशन में जो हम लोग नो इस्लाम कैंपेन के तहत कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो नो इस्लाम कैंपेन स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पूरे मुल्क में चलाई जा रही है। इस कैंपेन का, इस मुहिम का मकसद यही है कि मुसलमानों के ताल्लुक से और इस्लाम के ताल्लुक से जो गलत फहमियां हैं उनको दूर किया जाए, और साथ ही साथ इस्लाम के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जो अलग अलग उनको लेकर डिस्कशन करें। जो हमारा आखिरी डिस्कशन था वो सोशल सर्विस के ताल्लुक से था, खिदमत खल्क के ताल्लुक से था। स्पेसिफिकली ये कि मुसलमानों का इस लॉकडाउन में रोल क्या रहा, क्या वो हकीकी तौर पर विलन थे? जिस तरीके से तबलीगी जमात का एपिसोड, जिस तरीके से तबलीगी जमात को विलाय किया गया, तो क्या उनका रोल वाकई किसी सुपर स्प्रेडर का या सिंगल सोर्स का था, या फिर जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि मुख्तलिफ मुस्लिम एनजीओज या इस्लामिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो ज्वाइन हुए थे सोशल सर्विस में, राशन तकसीम करने में और बहुत सारी दीगर एक्टिविटीज जो उन्होंने किए थे, तो वाकई वो एक विलन थे या उनका रोल एक हीरो का था? और हमने जो है इस पे काफी डिटेल में डिस्कशन किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कहीं ना कहीं कोरोना वायरस पेंडेमिक से रिलेटेड ही है, और उसमें स्पेसिफिकली हम लोग बात करना चाहते हैं आइडिया ऑफ जस्टिस के ताल्लुक से, कि किस तरीके से ये कोरोना वायरस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया भर में, दुनिया में जो इनइक्वालिटीज, नाबराबरी पाई जाती है, ये कहना चाहिए कि दुनिया के अंदर में जो इनजस्टिस पाया जाता है उसको पूरी तरीके से उजागर और एक्सपोज करके रख दिया। और हम लोग ये भी डिस्कस करना चाहते हैं इस डिस्कशन में कि किस तरीके से अब हम इसको काउंटर कर सकते हैं। ये जो सिचुएशन जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एग्जिस्ट करती थी पूरी दुनिया भर में भी और खासतौर से इंडिया में, ये जो अब और ज्यादा खुलकर सामने आ गई है और ज्यादा एक्सपोज हो गई है, हम इसको काउंटर करें। तो इस अहम टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास में तीन बहुत अहम गेस्ट मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि आपके सामने जो है इन तीनों का तारुफ पेश करूं। सबसे पहले तो हमारे साथ में जो है मोहम्मद आसिफ खान हैं। मोहम्मद आसिफ खान, अगर आप लोग सोशल मीडिया और ट्विटर को फॉलो करते हैं रेगुलरली, तो आप लोग इनके नाम से नावाकिफ नहीं होंगे। ऑलमोस्ट पिछले 3 सालों से 2017 से मोहम्मद आसिफ स्पेशली जो हेट बेस्ड क्राइम्स या जो हेट के इंसिडेंट इंडिया में हो रहे हैं, स्पेसिफिकली मुसलमानों के अगेंस्ट में जो क्राइम्स हो रहे हैं, उसको काफी रेगुलरली डॉक्यूमेंट करते आ रहे हैं। एक अच्छी खासी फॉलोइंग इनकी सोशल मीडिया पर, स्पेशली ट्विटर है। साथ ही हमारे साथ में हर्षाली पोद्दार है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो अपनी वीडियो ऑन कर सके तो। हर्षाली पोद्दार जो है एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट है। रिपब्लिकन पैंथर नाम की एक अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे इनका ताल्लुक है। और साथ ही जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर सोशल जस्टिस के नाम से बॉम्बे में स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट, अम्बेडकराइट्स, लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट और साथ ही एसआईओ का एक मिला जुला संगठन है जो पिछले 5 सालों से लगातार सोशल जस्टिस के कॉज को लेकर मुंबई में काम कर रहा है। इस जॉइंट एक्शन कमेटी की जो स्थापना हुई थी, ये आप लोगों को याद होगा कि जब रोहित वेमुला का इंसिडेंट हुआ था हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एक दलित स्कॉलर रोहित वेमुला के नाम से उन्होंने सुसाइड की थी। और फिर उसके बाद में जो है पूरे इंडिया में अलग अलग सिटीज में जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम से जॉइंट फ्रंट्स बने थे। और उस वक्त एसआईओ और साथ ही साथ रिपब्लिकन पैंथर्स की जो स्टूडेंट विंग है, उन्होंने मिलकर और भी दूसरे संगठन हमारे साथ जुड़े थे और ये जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई थी। और उस वक्त एक बहुत बड़ा मार्च रोहित वेमुला के साथ में सॉलिडेरिटी के लिए मुंबई में हुआ था। मोर रिसेंटली जो सीएनआरसी की स्ट्रगल पूरे मुल्क में हुई और खासतौर से मुंबई शहर में हुई, उसमें हर्षाली काफी आगे आगे थी। आजाद मैदान में
इनकलाब मोर्चे के नाम से एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च हुआ था, उसमें भी इनका काफी अच्छा रोल रहा है। लीडर प्रोग्राम में। और आखिरी जो हमारे गेस्ट हैं इस प्रोग्राम के, वो डॉक्टर सलीम खान साहब हैं। अगेन डॉक्टर सलीम खान साहब सोशल सर्कल्स में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, बट न्यूक्लियर साइंस से ज्यादा जो है आपकी एक्सपर्टीज जानी जाती है, मुख्तलिफ सोशो पॉलिटिकल इश्यूज हैं। इस पे डॉक्टर साहब रेगुलर कमेंट्री करते हैं। उर्दू पेपर्स में एक अरसे से आप कॉलम लिखते रहे हैं, और साथ ही अभी ऑनलाइन जो मीडिया है उसमें भी आपके रेगुलर आर्टिकल्स आते हैं। यूट्यूब पर न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क के नाम से आपका एक चैनल है जिसपे आप रेगुलरली मुख्तलिफ सोशो पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उस पर अपनी राय रखते हैं। तो हमारे तीनों जो पैनलिस्ट हैं आज के, बड़ी खुशी की बात है कि आपने हमें ज्वाइन किया है इस अहम टॉपिक को लेकर हम लोग डिस्कस करें। जैसे कि मैं कहा कि हमारा आज का डिस्कशन है, इसमें हम लोग चाहते हैं कि इस चीज पर बात करें कि किस तरीके से कोरोना वायरस पैंडेमिक ने जो स्पेशली इंडिया में जो यहाँ की फॉल्ट लाइंस हैं, चाहे वो कास्ट बेस्ड हो, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो, चाहे वो फाइनेंशियल जो इनइक्वालिटी है उस पर बेस्ड हो, किस तरीके से उन फॉल्ट लाइंस को एक्सपोज किया है। हम चाहते हैं कि इनिशियली इस पर बात करें। और हम लोग शुरुआत करते हैं हर्षाली से, कि आप सबसे पहले आपकी बात रखें कि आप किस तरीके से देखते हैं कि ये जो कोरोना वायरस का क्राइसिस हमारे सामने है, इसने इंडिया में जो इनइक्वालिटी और इनजस्टिस जो ऑलरेडी प्रेवेलेंट था उसको किस तरीके से उजागर किया। इस पे आपके थॉट सामने रखें। जी, सबसे पहले तो मैं एसआईओ का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस तरीके का वेबिनार आपने ऑर्गेनाइज किया। मैं आज का जो टॉपिक है बेसिकली ये सबसे अहम है कि आज के दिन में इस टॉपिक पे बात की जाए, और खास तौर से जिस तरीके का माहौल पूरे दुनिया भर में हम देख रहे हैं और खास तौर से इंडिया में जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हम इस दौरान सामाजिक व्यवस्था या फिर सामाजिक न्याय किस तरीके से स्थापित हो इसको लेके जो बात कर रहे हैं, दो तीन चीजों पे मैं फोकस करना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आज जिनके पास ये पूरी पावर कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है, हम जानते हैं कि खासतौर से हम इंडिया की अगर बात करें तो एक ब्राह्मणिकल फैसिस्ट स्टेट आज पूरे देश में रन कर रहा है, और एक तरीके से कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं, शायद मेरा वीडियो बीच में ऑफ होगा, नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि फिर से वीडियो ऑन करने की। हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। तो मैं ये चाहूंगी इस पे बात करना कि खास तौर से जब ये आज के तारीख में हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणिकल फैसिस्ट स्टेट एक तरीके से पावर में है, और जिस तरीके से कोरोना के ये पैंडेमिक में उन्होंने सारे पैतरे आजमाए या फिर जिस तरीके से ये अनाउंस किया, वो अनाउंस करते वक्त या फिर जो भी उन्होंने एक तरीके का मोड ऑफ ऑपरेशन, मोडस ऑपरेंडी इसके बारे में अपनाया लोगों में जाने के लिए या फिर एक तरीके से इस पूरे पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पूरे डाउन ट्रोडन मासेस है, शोषित पीड़ित वंचित लोग जो है, जिसमें हर कास्ट के लोग आते हैं, खास तौर से दलित, मुस्लिम, आदिवासी, बहुजन, इन सारे कास्ट को लेके और रिलीजियस माइनॉरिटीज को लेके, ये जो तबके दबे कुचले जो पूरी जनता है, इनको लेके एक तरीके का बहुत ही घिनौना तरीके का एक फंक्शनिंग और स्टेट की तरफ से इस पूरे पैंडेमिक में इस्तेमाल किया गया, जिसमें हम बेरोजगारी देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम का पूरी तरीके से इन बहुत सारे सालों में पूरा प्राइवेटाइजेशन होना और लोगों को हेल्थ एक्सेस अच्छी तरीके से नहीं मिलना। एजुकेशन के इसमें हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी एग्जाम्स लादे जा रहे हैं,
स्टूडेंट्स रूरल एरिया से है, बहुत सारे क्या कहते हैं पुअर बैकग्राउंड से है, और ये एग्जाम्स अभी ऑनलाइन एग्जाम्स किए जा रहे हैं या फिर डायरेक्टली उनको फिजिकली भी एग्जाम सेंटर्स पे बुलाया जा रहा है। ये ना सोचते हुए कि वो ट्रैवलिंग का कॉस्ट कैसे अफोर्ड करेंगे, वो किस तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर्स पे पहुंच पाएंगे, या फिर ऐसे बहुत सारे हर सेक्टर को लेके जिस तरीके से इस पैंडेमिक में इस्तेमाल किया गया, हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि एक सामाजिक न्याय को प्रस्तावित करने के लिए, सोशल जस्टिस को प्रस्तावित करने का कुछ भी एक एजेंडा इस गवर्नमेंट के पास है या फिर ये इस पूरी ब्राह्मणिकल सिस्टम के पास है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में अगर सोशल जस्टिस हम लाना चाहते हैं तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये पूरी पावर कहाँ कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है, क्योंकि जब तक हम उस पावर के बारे में बात नहीं करते जो एक तरीके से जुल्म करने वाली जुल्मत और पूरी सरकार के हाथ में, या फिर जो जो पावर ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं उनके हाथ में जो ये है, जब तक हम उस पावर सेंटर को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि सोशल जस्टिस तक के रोड मैप तक हम पहुंच पाएंगे या फिर एक रोड मैप हमें मिल पाएगा। मुझे लगता है कि आज पावर कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट है इस पूरी पार्लियामेंट में, पावर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट है। अगर दूसरी हम लोग पावर सेंटर की बात करें तो यहाँ के पूरे देश में जिस तरीके से लैंड होल्डिंग्स है और जिस तरीके के जमीन पर हक है लोगों के, उसमें भी हम लोग कास्ट सिस्टम देख सकते हैं कि किनके पास सबसे ज्यादा जमीन है, तो ये पावर कहीं ना कहीं उस जमीन में भी कॉन्सेंट्रेट हुई है। तीसरी बात अगर हम कहना चाहें कि कल्चरली अगर कुछ हेजिमनी हम देख पाए तो ये हेजिमनी भी एक पर्टिकुलर अपर कास्ट के लोगों के पास है, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हो या फिर दलित्स हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, इनको एक तरीके से कल्चरल हेजिमनी को लेके कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। उनके कल्चर को कहीं ना कहीं एक तरीके से उस पर बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक उनको कल्चर के नाम पे भी उनके साथ जिस तरीके का अन्यायवादी पूरा एक व्यवहार हो रहा है, तो वो कल्चर में भी एक तरीके से पावर सेंटर है। तीसरी बात अगर हम कहें तो एजुकेशन के पूरे सेक्टर में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके का एजुकेशन में भी एक कंसंट्रेशन किया हुआ है पावर का, फिर रिजर्वेशंस को खत्म करना या फिर एक तरीके से स्कॉलरशिप्स को खत्म करना या फिर प्राइवेटाइजेशन करना, जिसकी वजह से गरीब या फिर दलित, आदिवासी, ओबीसी, बहुजन, मुस्लिम्स, ये तबके से स्टूडेंट्स वहाँ पे ना पहुंच पाए, ऐसे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का प्राइवेटाइजेशन करना। तो ये सारे जो पावर सेंटर्स है, इन पावर सेंटर्स को जब तक हम हाथ नहीं डालेंगे, इन पावर सेंटर्स को लेके अगर एक सामाजिक आंदोलन बड़े तौर पे नहीं पूरे देश में उभर आता, तब तक मुझे नहीं लगता कि एक सामाजिक न्याय को लेके एक रोड मैप हम लोग बना सकते हैं। मैं इसमें जिक्र करना चाहूंगी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब भी उनके अंत के दिनों में, मतलब अराउंड 1956 व्हेन ही पास्ड अवे ऑन 6 दिसंबर 1956, बिफोर वो जब गुजरने वाले थे उसके पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा ओपन लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था और उस ओपन लेटर में उन्होंने कहा था कि एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वो बनाना चाहते हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो एक तरीके से सामाजिक न्याय प्रस्तावित करने के लिए हो। और उस एक बड़ा खत उसमें उन्होंने लिखा था, मतलब ओरिजिनल बाबा साहब के सपनों में जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी, जिसमें एक समतावादी समाज के लिए जो सपना बाबा साहब देख रहे थे, जिसमें कहीं पे जाति भेद नहीं होगा, जिसमें धर्म के नाम पे माइनॉरिटीज को लेके अन्य अत्याचार नहीं होंगे, इन सबको लेके बाबा साहब ने जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गठित की थी या फिर उसका जो मैनिफेस्टो लिखा था, मुझे लगता है कि आज उस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सपने को कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस के माध्यम से या फिर सोशल जस्टिस को सामने रखते हुए इम्प्लीमेंट करना या फिर उसको क्या कहते हैं, उसको एक प्रत्यक्ष रूप में सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस लेटर में बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ कंडीशंस रखी थी
कि अगर हम एक पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को सक्सेसफुल तरीके से निभाना चाहते हैं, या फिर हम लोग चाहते हैं कि ये सारे डाउन ट्रोडन मासेस एक तरीके से पावर में आए, तो इस पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को सक्सेस होने में कुछ कंडीशंस है, जिसमें वो उन्होंने असल 6 से सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। असल में जी ये सारे इश्यूज जो है इस डिस्कशन में हम लोग बिल्कुल लेना चाहते हैं। मैं जी चाहता हूँ कि दूसरे पैनलिस्ट की थोड़ी सी का ओपिनियन हम लोग जान लें। जी जी काफी जी सारी चीजें हैं जो हम लोग जी बिल्कुल डिस्कस करना चाहते हैं, एंड आई जी प्रॉमिस यू के ये सारी चीजें हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। जी थोड़ा सा हम लोग जो मेरा पहला वाला क्वेश्चन है उस पर रहते हुए जी ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्पेसिफिकली किस तरीके से जो है लॉकडाउन ने जो समाज के, जैसा कि आपने कहा कि जो दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, चाहे वो कास्ट में जिन लोगों का कास्ट की हायरार्की में नीचे हो, या फिर फाइनेंशियली जो लोग उतने वेल ऑफ नहीं हो, उनको अफेक्ट किया है। मोहम्मद आसिफ के ताल्लुक से मैंने आपको बताया कि एक अरसे से जो है हेट क्राइम्स को जो है डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। आपने क्या देखा लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट लोगों पर किस तरीके से हुआ, स्पेशली रिलीजियस माइनॉरिटी पर? तो आप उसके ताल्लुक से कुछ क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद आसिफ? Okay. So there were two types of difficulties with mostly, minority Muslims that faced during pandemic. First is, as you said, that sudden lockdown was announced by Narendra Modi. So, the migrant laborers, they had to walk thousands of miles, and they lost their job. They did not have money. They did not have any kind of work to sustain. So this is one type of difficulty. There one more important difficulty, which was physical violence or vilification on the basis of their religious identity. जैसा कि जो निजामुद्दीन मरकज वाला इंसिडेंट हुआ, तो वो जब न्यूज चैनल ने उसको दिखाया और चलाया, उसके बाद they started propaganda on media, social media, even government bodies were also targeting a particular Muslim community. So Muslim had to face physical violence because of that propaganda. I have documented cases of hate crime during pandemic till to May or June. There were more than 75 cases where Muslims had to face, either discrimination or physical violence because of their religious identity during that time. और ये जो था वैसा नहीं था कि अचानक से हो गया हो, या it is deep rooted in the Indian society where people hate each other, where a majority section of the society hates a certain section of the society, and that's the reason people have to face such kind of discrimination. अगर आप देखें कि ये अगर कोई अचानक हो गया, जैसे कि 25 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ और 26 मार्च से ही लोगों को तकलीफ आनी शुरू हो गई, तो वैसा नहीं है। जो सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन है, सोसाइटी में जो इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, वो तो सालों से चली आ रही है। वो लॉकडाउन से पहले भी थी, वो 2014 से पहले भी थी। मसला ये हुआ कि व्हेन ही डिक्लेयर्ड, प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड लॉकडाउन, सबसे पहले तो ये हुआ कि जो लोग जहां थे उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई, गरीबों के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई कि वो उनका गुजारा कैसे होगा, वो कैसे सर्वाइव करेंगे पूरे लॉकडाउन में। कई लोग मैं जानता हूँ जिनकी नौकरी चली गई, कई लोग थे जो मतलब छोटा मोटा धंधे करते थे, उनके बिजनेस ठप हो गए, और तो जो फाइनेंशियल मार उनको झेलनी पड़ी सो अलग थी। एज फार एज मुस्लिम्स आर कंसर्न, अब कई लोग मुस्लिम ऐसे थे जो वेजिटेबल वेंडर्स थे, फ्रूट वेंडर्स थे, तो जब लॉकडाउन खुल गया, या व्हेन गवर्नमेंट हैज गिवन सम काइंड ऑफ ईज इन द रेस्ट्रिक्शन, तो वो लोग जब बाहर निकले अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, कोई फ्रूट बेचने जा रहा है, कोई सब्जी बेचने जा रहा है, तो रोड पर उनको फिजिकल वायलेंस झेलनी पड़ी, लोगों की गालियां सुननी पड़ी। There were so many videos I had posted where Muslims were being targeted and they were accused, और लोगों की, मुस्लिमों की दुकानें बंद करवाई गई, बोले कि तुम लोग कोरोना फैला रहे हो, तो तुम लोगों को बेचने नहीं दिया जाएगा, और तुम अपनी आईडी कार्ड दिखाओ, तुम अपना आधार कार्ड दिखाओ, और कई सोसाइटी में खुलेआम जो बोर्ड लगाए गए कि मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड हियर। तो ये सब चीजें हुई है। तो और ये मुसलमानों के साथ जो है, या दूसरे जो भी ऑपरेटिव पीपल है, चाहे वो दलित हो या अदर माइनॉरिटी,
वो लॉकडाउन से पहले भी वो सब कुछ झेल रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे. सो इट्स नॉट लाइक दैट कोविड हैड एक्सपोर्टेड दैट काइंड ऑफ ऑपरेशन इन द सोसाइटी. कोविड जस्ट एम्पलीफाइड इट टू द अनदर नेक्स्ट लेवल. बस ये इतना फर्क आया है. जो 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 था हमारी सोसाइटी में वो तो बरसों से चला आ रहा है. मसला ये है कि अब उस पे उस कानून कैसे पाना है, या उसको उस चीज को दूर कैसे करना है जो हमारे साथ हो रहा है. तो उसकी दो बातें. पहला तो कि एक तो सोशल जस्टिस. डॉक्टर सलीम साहब, आप इस टॉपिक पे जो है एक अरसे से लिखते रहे हैं. आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को, कि क्या वजह थी कि लॉकडाउन में जो है जिस तरीके से हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बताया कि जो चीजें हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी वो एम्पलीफाई भी सही वर्ड नहीं है. जैसे कोरोना के बारे में कहा जाता है कि इसका सिम्टम हिडन रहता है और फिर वो बाहर आता है. तो बीमारी अंदर रहती है और इंसान को पता नहीं रहता है और वो दूसरों को लगाता रहता है. और फिर एक ख़ास लेवल के बाद जब वो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उसको सांस में तकलीफ होती है, बुखार आता है, तो टेस्ट कराता है, पता चलता है कि कोरोना है. फिर जा कर के वो मेदांता में जमा हो जाता है. तो ये जो पैंडेमिक का मामला है, पैंडेमिक को ये नहीं मालूम कि कौन मुसलमान है, कौन दलित है, कौन ओबीसी है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है. कोरोना का वायरस ये नहीं जानता. उसने तो सबके ऊपर हमला कर दिया. और आप देखेंगे कि शहरों में जो लोग ज़्यादा हैं वो इससे ज़्यादा मुतासर हुए. और बहरहाल ये बात तो हमको मालूम है कि जो हिंदुस्तान का पिछड़ा तबका है वो देहात में ज़्यादा रहता है. तो कोरोना ने तो जो बम्बई में भी आप देखें कि शुरू में जो दो सबसे बड़े बड़े एरिया आए, उसमें एक वो मलबार हिल का एरिया था, एक हमारा अंधेरी का एरिया था. सिंपल बात थी, लोग बाहर से बीमारी ला रहे थे और वही लोग फॉरेन ट्रैवल कर रहे थे. तो मैं समझता हूँ कि मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो समाज के मसाइल है उसको हम लोग कभी ना कभी डिस्कस करेंगे. पिछली बार भी आपने डिस्कस किया, आगे भी डिस्कस करेंगे. पैंडेमिक में ये चीज नहीं आई. पैंडेमिक ने 3 लेवल पे हमको जो है वो झिंझोड़ा है जरा सा. 3 जो सिम्टम है अंदर से बाहर आए. इकोनॉमिक लेवल पे आप ये देखें कि पूरा इंडियन सोसाइटी में जो कॉरपोरेट है उसके बारे में सब लोग सोचते थे और सब लोग लिखते थे, पूरा इंडिया का इंटेलिजेंसिया. और उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड और इनऑर्गेनाइज्ड लेबर की बात आती थी. उससे नीचे इतने सारे लोग हिंदुस्तान में हैं जिनका इस सिस्टम पे कोई विश्वास नहीं है. जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई तुम में से कोई भूखा नहीं मरेगा, और फाइनेंस मिनिस्टर जब ये कहती है कि भाई तुमको खाना मिलेगा, होम मिनिस्टर वो लोग बोलते नहीं भाई तुम लोग सब झूठे हो. और वो लोग सीधा स्टेशन आते हैं, स्टेशन पे गाड़ी नहीं है, बस नहीं है, पैदल चालू हो जाते हैं वो लोग. उनको मालूम है ये सब लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमको अपने घर में जाके अपने रिश्तेदारों के बीच ही हमारा गुजारा है. तो ये एक बहुत बड़ा क्लास है. देखिए सोसाइटी में ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि सोसाइटी में एक रूलिंग क्लास है जो कॉरपोरेट के साथ हुकूमत कर रहा है. उसके बाद एक मिडिल क्लास है जो उनको वोट देता है. उसके बाद एक ऐसा क्लास है कि जिसका इस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. मैं बताऊं उसको है, हमको मालूम नहीं था. जब वो सड़क पे मजबूर होके आया तो हमको मालूम पड़ा कि वो है. आप देखिए हिंदुस्तान में कभी भी वोटिंग 50, 55, 60 के ऊपर नहीं होती है. 40% लोग कौन है जो वोट नहीं देते? ये लोग हैं. ये लोग वोट नहीं देते इसलिए इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, इनको इंसान नहीं समझा जाता. और ये इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल क्लासेस एंड ऑल कास्ट है. तो ये चीज खुल करके आ गई कि हमारी सोसाइटी में एक ऐसा तबका भी मौजूद है जो हमारे सामने है लेकिन हमको दिखता नहीं है, हम अंधे बन गए हैं उनके लिए. ये चीज माइग्रेंट लेबर्स ने बताया.
दूसरा चीज मॉरल लेवल पे आप ये देखें कि जो लोग हमारे साथ काम करते थे, अचानक हमको लगा कि हमारी उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप घर का किराया नहीं दे सकते, घर खाली करो। इवन डॉक्टर्स, इवन नर्सेस, जो पढ़े लिखे लोग थे, आपके पास हमारी दुकान लॉकडाउन है इसलिए आप जाओ, आप कहाँ जाओगे, क्या खाओगे? मुझको एक फोन आया जोगेश्वरी से, होटल में काम करने वाले लोगों के लिए खाना नहीं है, इसलिए कि होटल जब तक चलता था तो सेठ जो है वो खाना बनाने के लिए देता था। अब सेठ होटल आता ही नहीं है, होटल का लॉकडाउन है, वो लोग भूखे मर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मॉरली इतने बैंकरप्ट हो गए थे हम लोग कि हमको कोई आदमी से फायदा है तो हम उसको फायदा पहुंचाएंगे, जिससे कोई फायदा नहीं है वो हमारे लिए इंसान नहीं, वो मर जाए। बल्कि माइग्रेंट लेबर्स ने ये कहा कि आज हम मर जाएंगे तो कोई हमारी लाश के पास नहीं आएगा, इसलिए हम पैदल गांव पे जा रहे हैं। तो मॉरल जो बैंकरप्सी थी हमारे अंदर, हम लोग सब व्हाइट कॉलर पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, अच्छी अच्छी बातें करने वाले, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, बाकी सब है। हम किसी के लिए अपनी रोटी में से तोड़ के उसको दे नहीं सकते। ये चीज इस पेंडेमिक ने हमको बताया कि हम जो है वो मॉरली बैंकरप्ट हो चुके हैं। हम लोगों का दर्द, दुख दर्द नहीं महसूस कर सकते, जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है हम उसके लिए फायदेमंद। तीसरा जो खतरनाक चीज आया है पॉलिटिकल लेवल पे, कि जो हमारा रूलिंग क्लास है उसने, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई आपदा को आप काहे में बदल दो, अपॉर्चुनिटी में बदल दो, तो उन्होंने इसका फायदा उठाना शुरू किया। लेबर यूपी में वापस आ रहा है तो सब लेबर लॉ खत्म कर दो, क्योंकि अब लेबर ज्यादा होगा, मजबूरन नौकरी करेगा, तो इसकी सिक्योरिटीज खत्म कर दो, इसको 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखो। यदुरप्पा ने जो किया सब लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि यदुरप्पा ने रियलिटी सामने रख दिया। सरकार ने बोला कि माइग्रेंट लेबर्स के लिए ट्रेन चालू होगी, लोग बेंगलुरु स्टेशन आए, उससे पहले बिल्डर्स आए, उन्होंने यदुरप्पा से कहा कि भाई साहब हमने आपको इतना चंदा दिया, अब ये लोग सब चले जाएंगे, हमारी बिल्डिंग कैसे बनेगी? उसने कहा भाई ट्रेन कैंसिल कर दो। लेबर लोग आ गए, उनको लाठीचार्ज करके भगा दो। यानी हम इंसान को इंसान नहीं समझते। एक इंसान अपने गांव जाना चाहता है, उसका हक है, वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता है, वो जानना चाहता है कि भाई मेरे बीवी बच्चे अगर उसको कोरोना हो गया तो कौन हॉस्पिटल में लेके जाएगा। लेकिन नहीं, आप तो एक कमोडिटी है, हमारी बिल्डिंग बनाने की एक जैसे मशीन है, एक ट्रैक्टर है, हम नहीं बेचते, एक बुलडोजर है नहीं बेचते, वैसे आप है। तो दोस्तों मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये कि ये जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है ये लोगों के लिए कितना अनसंवेदनशील है। और फिर दूसरा काम ये किया कि अब आज नहीं कल कोरोना खत्म हो जाएगा तो सीएए की तहरीक शुरू हो जाएगी, वापस एनआरसी के खिलाफ हो जाएगी, तो आप जो है वो इसका बहाना बनाओ। पहले तो वो भीमा कोरेगांव के नाम पे जितने इंटेलेक्चुअल थे जो सरकार से सवाल पूछते थे सबको कोरोना के बीच में जेल में डाल दिया। अब दिल्ली फसाद के नाम पे जितने लोग एजिटेशन चला रहे थे उन सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालो, उनको डराओ, ताकि वो दोबारा जो है वो तहरीक नहीं चला सके। तो कोरोना के दौरान पॉलिटिकल लेवल पे ये चीज हुई और अपने अपोनेंट्स का गला घोटने की कोशिश की गई। और इकोनॉमिक लेवल पे तो लेबर वालों ने बताया, और मॉरल लेवल पे गवर्नमेंट नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है। हम नहीं, सबको बिल्कुल बिल्कुल सही इंट्रोस्पेक्ट करना बात है, पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है तीनों पैनलिस्ट ने हमारे सामने रखे हैं। असल में एक प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा आई थिंक वाजे हो गया है। एक चीज जो मैं समझना चाहता हूँ स्पेशली हर्षाली से, कि ये बड़ी ही ये कहना चाहिए कि डायकोटॉमी है कि हम इंडिया में बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस नहीं होने की, हालांकि अंबेडकर की बर्थ प्लेस है और यहाँ से जो है पूरा अंबेडकर की मूवमेंट है वो खड़ी हुई। और फिर उसके अलावा ना सिर्फ अंबेडकर बल्कि ये कहना चाहिए कि इवन लेफ्ट के जरिए से भी जो है समाज में न्याय स्थापित करने की जो है एक
तवील कोशिश, एक लंबा इतिहास हमारे पास में है। मैं असल में आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कमियां रह गई हैं अभी तक के जो कोशिशें हुई हैं, क्या कमियां रही हैं, क्यों हम उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए। खैर पूरी दुनिया में शायद ही कोई कंट्री उस लेवल पर पहुंच पाया होगा, लेकिन ना बराबरी और ना अन्याय की जब बात होती है तो हम लोग खास तौर से काफी पीछे नजर आते हैं। तो क्या वजह रही है कि हम लोग उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं, आपको क्या लगता है? जी, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंडिया की हम बात कर रहे हैं उस देश में कॉन्ट्राडिक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा है। मतलब वो जैसे वर्टिकल है वैसे हॉरिजॉन्टल भी है। हम अगर सिर्फ कास्ट सिस्टम की बात करें तो पूरी तरीके से कास्ट सिस्टम, अगर हम इंडिया के इसमें देखें तो ये कास्ट सिस्टम ये सबसे बड़ा कैंसर है इस देश को लगा हुआ। दूसरी अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को लेके या फिर रिलीजियस कल्चरल हेजिमनी जो है, जो ब्राह्मणवाद की एक तरीके से पैदाइश है, तो इस ब्राह्मणवाद की पैदाइश को कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी तक डील किया गया है या फिर उसको काउंटर करने के लिए जो मूवमेंट्स खड़े हुए हैं, या फिर हम अगर सेसेशनिस्ट मूवमेंट की बात करें, चाहे वो अलग अलग जगह पे सेपरेट विदर्भ की हो या फिर अलग अलग रीजन्स को लेके तेलंगाना की हो, या फिर तो ये जो सारी मूवमेंट्स है जो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्शन से उभरी है, चाहे वो जाति अंत का आंदोलन हो, वर्ग अंत का आंदोलन हो, या फिर एक तरीके से पेट्रियार्की के खिलाफ का आंदोलन हो, या फिर हम जैसे कहे कि कल्चरल पूरे ब्राह्मणिकल सिस्टम के खिलाफ का आंदोलन हो। तो ये जो सारी मूवमेंट्स है, चाहे वो अपने अपने जाति को लेके हो, जाति अंत के लिए हो, तो इन मूवमेंट का कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन, इन पूरे फोर्सेस का एक प्लेटफॉर्म पे आना आज के तारीख में बहुत जरूरी है। इस बात में मैं डॉक्टर सलीम सर से बहुत एग्री करती हूँ कि एक जो मॉरल क्या कहते हैं करप्शन है, या फिर बाबा साहब इसको इंटेलेक्चुअल हॉनेस्टी के तौर पे हमेशा बताते थे कि समाज में एक तरीके से ये इंटेलेक्चुअल हॉनेस्टी होना, और वो भी एक पढ़े लिखे तबकों के साथ में वो इंटेलेक्चुअल हॉनेस्टी होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इंटेलेक्चुअल हॉनेस्टी को हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आज पूरे देश में। इसलिए हम एक तरीके से जो भक्ति कंसेप्ट निकल के आया, जिसको हम अंधभक्त कहते हैं, वो कहाँ से आ रहा है? तो ये बेसिकली ब्राह्मणिकल कहीं ना कहीं रिलीजन का, ब्राह्मणिकल सिस्टम की एक बहुत बड़ी देन है, जिसकी वजह से लॉजिक्स हो, आपकी विचारधारा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटीज जो भी है, तो इन सबको कहीं ना कहीं कुचला जा रहा है। और अगर हम अनसक्सेसफुल रह रहे हैं इस सबको एक साथ लाने में, तो उसकी वजह ये है कि ये जो मूवमेंट्स है, ये जो फोर्सेस है, वो कहीं ना कहीं डिवाइड है। मैं कहूंगी कि जैसे डॉक्टर सलीम ने बहुत अच्छी तरीके से रखा, सीए एनआरसी के टाइम में हो, जिस तरीके से पूरे देश में एक बहुत बड़ा सैलाब उठ के आया था, जन सैलाब उठ के आया था, या फिर जैसे उन्होंने जिक्र किया यलगार परिषद के टाइम पे सारे अलग अलग दबे कुचले तबके एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके बात कर रहे थे, और इस पूरे कंसेप्ट को नवपेशवाई के तौर से रिकॉग्नाइज किया जा रहा था कि ये जिस तरीके से उस टाइम पे एक पेशवाई थी, अभी भी एक नियो पेशवाई के तरीके से एक रिजीम काम कर रही है, और इस रिजीम के खिलाफ सबको एक आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी ओपोनेंट वॉइस को दबाया जाता है, कुचला जाता है, तभी उसके ऊपर जो अलग अलग लोगों के साइलेंस है, वो साइलेंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, और वहां पे इंटेलेक्चुअल हॉनेस्टी की बात आती है। जैसे अभी दिल्ली राइट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया जा रहा है, भीमा कोरेगांव में अरेस्ट किया जा रहा है, डॉक्टर काफिल खान को अरेस्ट किया गया, उमर खालिद को हाल ही में अरेस्ट किया गया। तो इन सारे चीजों पे बड़े बड़े लोगों के भी साइलेंस है। ऐसे नहीं कि सब कुछ शांत है, लोग बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी आवाज लोग बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, लेकिन एक तरीके से विचारधारा को लेके, जो प्रोग्रेसिव विचारधारा को लेके आगे लेके जा रहे हैं जो लोग, जो ये कहते हैं, जो ये क्लेम करते हैं, उनकी तरफ से ये चुप्पी रहना, ये बहुत बड़ा एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा धोखा हम समझते हैं। और एक तरीके से इन सारे फोर्सेस को एक पेज पे लाना सबसे ज्यादा जरूरी है, और तभी हम सोशल जस्टिस की बात कर सकते हैं, या फिर वहां पे हम लोग कुछ रेड मैप ड्रॉ कर सकते हैं सोशल जस्टिस का। और जब तक ये सारे फोर्सेस एक पेज पे नहीं आए, तो मुझे लगता है ये सेग्रीगेशन की वजह से ही एक
ये कहीं ना कहीं हमारी ताकत कम होती जा रही है, और इन सारी तबकों को एक साथ लाना आज के तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसी कोशिश करने पे भी आपको टारगेट किया जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा, शायद कलबुर्गी पानसरे गौरी लंकेश जैसी आपकी हालत बनाई जाए, आपको मार दिया जाए, बहुत सारी चीजें होंगी इस फैसिस्ट हुकूमत के तरफ से। लेकिन मुझे लगता है वो जज्बे के साथ अगर हम खड़े हैं, तो सोशल जस्टिस अगर हम चाहते हैं, तो बाबा साहब ने वही कहा था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर सक्सेसफुल होनी हो, या फिर देश में हम वो चाहते हैं कि एक समान भाईचारे वाला पूरा माहौल तैयार हो, एक समान इक्वालिटी हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेके हमें जनता में जाने के अलावा कोई अभी चारा है, ये मुझे नहीं लगता। और सिर्फ प्रबोधन या फिर सिर्फ कैंपेनिंग के अवेयरनेस के इसमें नहीं होगा, तो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे सबको लाना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सही सही सही, बिल्कुल सही बात। मोहम्मद आसिफ, आप इसमें क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि अभी तक के जो है समाज में न्याय स्थापित करने की जो भी कोशिशें हुई हैं अलग अलग आइडियोलॉजिकल फोर्सेस के जरिए से, जैसे कि मैं कहा कि चाहे वो लेफ्ट के जरिए से हो या फिर अम्बेडकराइट मूवमेंट के जरिए से जो इंडिया में हुई है, या फिर अगर वर्ल्ड ओवर भी हम लोग देखें जो कोशिशें हुई हैं, क्या आपको लगता है कि वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई हैं? क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन है, देखो किसी भी सोसाइटी में जनरली 3 तबके होते हैं। अगर इफ यू टॉक अबाउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस, one section is oppressed, another one is oppressor, and there is a third section. They are privileged people who are neutral. They are privileged people who are neutral, and there are the reason that oppressor never get reformed. क्योंकि जो लोग पावरलेस है, यानी कि जो ऑपरेस्ड लोग हैं, जो पावरलेस, वो कोशिश करेंगे अपनी तरफ से नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की, मगर वो जो ऑपरेसर उसको कभी रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और सोशल जस्टिस जो है वो तब तक अचीव नहीं हो सकता जब तक आपकी सोसाइटी रिफॉर्म ना हो। ये ऑक्यूपेशन का मामला नहीं है जहाँ पे आप जो है जंग आजादी लड़ करके, जैसे हमने बरतानिया हुकूमत को भगा दिया वैसे आप भगा दो, या तो हमको साथ में रहना है। इवन इन द अगर कुछ भी हो, ब्राह्मणिज्म हो, तो भी आपको जिंदगी भर उनके साथ ही रहना है। पेट्रियार्की हो तब भी मेन और विमेन को जिंदगी भर साथ रहना है, या एलजीबीटी का इश्यू हो तब भी जिंदगी भर साथ रहना है। तो इस इश्यू में ऐसा तो नहीं है कि आप एक को मार करके उनको कहीं भगा दो, आपको जिंदगी भर साथ रहना है। तो उस सिचुएशन में रिफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। और जो रिफॉर्म कौन ला सकता है? ऑफकोर्स जो लोग पावर में है या जिनके पास कुव्वत है, जो लोग प्रिविलेज है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करे। मिसाल के तौर पर अगर इंडिया में बात की जाए, who will reform the Hindu society? The onus lies on the shoulder of upper caste Hindus only. It's not a Dalit or Muslim's responsibility or a Christian's responsibility. We cannot reform upper caste Hindus. We can fight against injustice, but we cannot reform. तो आपकी लड़ाई कब तक रहेगी? उन लोगों को समझना चाहिए जो इस पोजीशन में है कि यार हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल they need to accept that our society or our people had done something wrong for decades, for centuries. We are doing wrong, और अब हमको इसको सुधारना है। जब तक ये चीजें नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि we can make a just and fair society. राइट। डॉक्टर सलीम साहब, आपका क्या ख्याल है कि हम लोग जो हैं अभी तक के जो जस्टिस के आइडियल्स हैं उनको पाने में नाकाम क्यों रहे हैं? नाकाम इसलिए रहते हैं कि मसला ये कि नाकाम रहने की एक बहुत बड़ी वजह है कि आप पावर में नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी वजह होती है। You cannot achieve any kind of justice if you are out of power. That's a simple funda. You cannot achieve anything in your life if you are out of system. Because there are two types of justice generally. One is social justice, one criminal justice. Criminal justice is just a subset of social justice. It's both correlated to each other. मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी जब सीए और एनआरसी के खिलाफ जब पूरे मुल्क में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे,
वो किस लिए हो रहे थे? वो हो रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म को जिंदा करने के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है। और हमारे पास हजारों की भीड़ थी, दिल्ली से लेकर केरला तक हर शहर में हजारों की भीड़ सड़क पर थी। मगर क्या हुआ? वी वर आउट ऑफ पावर, दैट्स द रीजन दे हैव यूज्ड दैट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अगेंस्ट अस। कितने लोग आज दिल्ली में जो है वो फसादात के इल्जाम में पकड़े गए, उनके यूएपीए लगा दिया गया है, एनएसए लगा दिया गया है, और पता नहीं कौन कौन से कानून लगा दिए गए। तो आप उनसे कैसे लड़ोगे? अब आप जेल में रहकर तो नहीं लड़ सकते। आप एक बार जेल चले गए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, पता नहीं आपको कब बेल मिलेगी, आप फिर कैसे लड़ोगे? अपनी जो लड़ाई है वो कैसे जारी रखोगे? तो लोगों को जो ऑप्रेस्ड क्लास है, क्या वो मुस्लिम हो, दलित हो, या ट्राइबल्स हो, या और कोई भी, सबसे पहले उनको ये समझना जरूरी है कि वाई वी हैव इलेक्शन इन दिस कंट्री। मतलब इलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हमको सर्टेन नेता को जिता देना है या फलाना नेता के लिए वोट दे देना है। उसका एक मकसद होता है, वो मकसद ये है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो इलेक्शन में, ताकि आप अपनी कम्युनिटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ सको। तो वो इंसाफ की लड़ाई पावर से आती है। अगर आप जैसे कि दिस इज द रीजन व्हाई पीपल डिमांड मतलब अपना क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन जो होता है, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन, वो मांगते हैं। वो क्यों मांगते हैं? वो इसलिए मांगते हैं ताकि उस सिस्टम में अगर मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट रहेंगे वहां पे, 50% of the Muslims should be represented in parliament, and there should be representatives from the Dalit and tribals as well in the system. तो वो ये है कि वो लोग अगर सिस्टम में रहेंगे तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो कम होगी। अब आप देख लीजिए, दिल्ली के केस उठा के देख लीजिए क्या हो रहा है। और वैसे अभी कोविड की बात चल रही थी, तो मैं आपको कोविड के मिसाल दे देता हूँ। निजामुद्दीन मरकज का किस्सा हुआ 15 मार्च से पहले। वो जो मीटिंग हुई थी उनकी, वो 13 मार्च के आसपास हुई थी, और लॉकडाउन के बाद वो मुद्दे निकल के सामने आए तुरंत जो निजामुद्दीन के जो चीफ थे। जी नहीं, मैं वो कह रहा था कि आपकी ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है कि लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एक बड़ा मसला रहा है। और ये भी बात सही है कि जो सिस्टम है, और इवन जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है विच इज सपोज टू प्रोवाइड जस्टिस टू पीपल, वो भी कहीं ना कहीं जो है इनजस्टिस का काम कर रहा है। डॉक्टर सलीम साहब, आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही है हमारी व्हेन इट कम्स टू जस्टिस, जो नाकामी की वजह क्या रही है? देखिए, इस बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग इस डिस्कशन में रिजॉल्व तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी तरफ इशारा कर सकते हैं। हमको एक रियोटिक फ्री इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। इंडिया में समझो 1950 से इलेक्शन शुरू हुए, ठीक है, और 1975 में इमरजेंसी लगी। इस 25 साल में क्या हुआ? इस 25 साल में बीजेपी कहाँ थी, जनसंघ कहाँ थी? ये लोग मार्जिन पे थे, है ना, हाशिए पे थे कि नहीं? कौन लोग हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे थे? सेंटर एंड लेफ्ट टू द सेंटर। सही है कि नहीं? हिंदुस्तान में जब पहली पार्लियामेंट बनी तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी। ये जो 25 साल का वर्ष गुजरा, इस 25 साल में जो कुछ कांग्रेस कर रही थी, या जो कुछ रिपब्लिकन पार्टीज मुख्तलिफ उसमें कर रही थी, या जो कुछ मुस्लिम लीग कर रही थी, या जो कुछ एमआईएम कर रही थी, या जो कुछ सीपीएम और सीपीआई कर रही थी, प्रैक्टिकली इनमें कोई फर्क नहीं था, कोई बड़ा फर्क नहीं था। जो फर्क था वो टाइम के साथ कम होता गया। नंदीग्राम में जो कुछ सीपीएम ने किया वो बीजेपी भी कर सकती थी, और जो कुछ बीजेपी ने किया वो सीपीएम भी कर सकती थी। पूरा फर्क खत्म हो गया था। और पब्लिक ने ये देखा कि पहले हमने इन पे विश्वास किया। अब देखिए, आज भी जो बड़े बड़े लीडर हैं, दलित मूवमेंट की बात करते हैं, रामविलास पासवान कहाँ से आए? नीतीश कुमार कहाँ से आए?
यू नेम इट, हर आदमी इनके खिलाफ लड़ते लड़ते आके इनके साथ बैठ गया। ये हरिवंश सिंह जो अभी राज्यसभा का जो स्पीकर है, आपको पता है जयप्रकाश नारायण के साथ था ये। उसके बाद में चंद्रशेखर ने इसको अपना ये बनाया। उसके बाद में आज ये जनता दल यू की तरफ से आया, स्पीकर बना, और क्या किया इसने, पूरी डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। कि जब आपके पास नंबर नहीं है तो आपने जो है वो ध्वनि मत से एक ऐसा बिल पास कर दिया कि पूरा सत्यानाश हो गया। तो मैं ये कहता हूं कि कौन आदमी कहां से, हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि यहां से आएगा तो ऐसा होगा, मुस्लिम समाज से जाएगा तो मुसलमानों की बात करेगा, दलित समाज से जाएगा तो दलितों की बात करेगा, ओबीसी से जाएगा तो ओबीसी की बात करेगा। मैं जो चीज देख रहा हूं, ब्राह्मणों से जाएगा तो ब्राह्मण की बात करेगा। मैं तो ये देख रहा हूं कि जिस सोसाइटी से जो आदमी गया उसने उसी सोसाइटी का जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान किया। आज जो आप कह रहे हैं ना कि कहां फेल हुए, यहां फेल हुए। हम लेबर की बात करते हुए गए, आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लेबर ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी की है। आपको मालूम है भारतीय मजदूर संघ जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी से बड़ा लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, और भारतीय किसान संघ जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी और इनसे बड़ा किसान ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं ये बोलता हूं कि लोग पहले इनके पास आए, देखा सिर्फ बातें करते हैं, अब उनके पास गए इस उम्मीद में कि शायद उनसे कुछ मिले, उनसे भी कुछ नहीं मिलेगा, हो सकता है फिर आपके पास आएंगे, और इस तरह से पेंडुलम की तरह इधर उधर घूमते रहेंगे। जो आराम पसंदी, आप लीडर जैसे ही किसी पार्टी का कोई बन जाता है, उसका बिहेवियर में, उसके रहन सहन में, उसके लोगों से रिलेशनशिप में कोई खास फर्क नहीं रहता। किसी का करप्शन सामने आता है। आज की तारीख में इलेक्शन इतना महंगा हो गया है कि आपके पैसा चाहिए, पैसा जिससे आप लेते हैं आपको उसका फेवर करना पड़ता है, आप उसका फेवर करते हैं, वो करप्शन है। तो ये इस सिस्टम के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि जिसको जब तक कि एड्रेस नहीं किया जाएगा, हम सब बोलते हैं कि हम यूनिटी से काम हो जाएगा। मैं ये समझता हूं कि यूनिटी बहुत जरूरी है, यूनिटी के बगैर काम नहीं होगा। लेकिन यूनिटी कैसे प्रस्तापित होगी, किन बुनियादों पर प्रस्तापित होगी, जब तक कि इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, खाली ये बोलने से कि हम यूनिटी करेंगे, हम लीडर बनेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम पार्लियामेंट में जाएंगे, सिर्फ बातें होंगी और कुछ नहीं होगा। जी। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ये चीजों को सुनकर किसी भी तरीके से पेसिमिज्म का शिकार हो। इसके लिए जो आखिरी पार्ट है डिस्कशन का उसकी तरफ तेजी से आते हैं। बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं बचा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ब्रीफली इस पर बात करें कि गोइंग फॉरवर्ड व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ आवर स्ट्रगल। मतलब ये कि अगर इस देश में न्याय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि टू द पॉइंट अगर कुछ कहना है अभी, और बहुत शॉर्ट इसमें, तो मुझे लगता है कि जो पावर सेंटर्स है उसको लेके हर तरीके से एक जन आंदोलन खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने शुरुआत ही उस चीज से की थी कि इस देश में पावर सेंटर्स डिवाइड हो चुके हैं, और वो जो पावर सेंटर्स है, चाहे वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का पावर सेंटर हो, चाहे वो जमीन का मामले का पावर सेंटर हो, जिसमें जमीन आज भी अपर कास्ट के पास है और एक क्लास के पास है, तो उसका समान तरीके से, इक्वल तरीके से बंटवारा हो, चाहे वो सारा पावर सेंटर जहाँ पे कल्चरल हेजिमनी एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट है उसके बारे में हो, चाहे यहाँ के पूरे देश में जो मंदिर है जहाँ पे बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा हो चुकी है, लोगों का पैसा है, गरीबों का पैसा उन मंदिरों के क्या कहते हैं दान पेटियों में बंद है, तो उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम का जो पावर सेंटर बना है, जो एक कल्चरल एजुकेशन के सेक्टर में जो हेजिमनी बनी है,
जिसे हम नजीब अहमद से लेके रोहित वेमुल्ला से लेके ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स और अटैक्स जिस तरीके से देख रहे हैं दलित मुस्लिम्स पे या फिर आदिवासियों पे, पायल तडवी का एग्जांपल ले, तो ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी एक जो पावर सेंटर बन रहे हैं, तो इन सारे पावर सेंटर्स को कहीं ना कहीं इन दबे कुचले तबकों से जो लोग आते हैं, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, ओबीसी, बहुजन से लेके ये सारे तबकों ने, रिलीजियस माइनॉरिटीज ने कहीं ना कहीं इन पावर सेंटर्स को कैप्चर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके तरीके जो है वो कहीं ना कहीं जन आंदोलन से, एक सोशल मूवमेंट से ही खड़े होते हैं। सोशल जस्टिस के वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज, वो मॉरल्स लेके ही खड़े होते हैं। तो जब तक हम लोग इस पावर सेंटर्स को टारगेट नहीं रखते और उनको हाथ में लेने की एक लड़ाई शुरू नहीं करते, जो रास्ते की लड़ाई हो या फिर वो सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, सभी तरीके से एक ही पेज पे अगर वो लड़ाई अलग अलग माध्यम से हम लोग नहीं लड़ते, तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ आगे बढ़ पाएगा। और जब ये लड़ाई एक साथ हम लड़ने की कोशिश करेंगे और इन पावर सेंटर्स को कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, तभी ही मुझे लगता है कि आगे हम लोग सोशल जस्टिस को अचीव करने का एक रास्ते पे चल पाएंगे। मैं हर्षाली से 100% एग्री करता हूँ कि आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जुल्म जितना बढ़ता है उसके खिलाफ उतनी ताकत के साथ आवाज़ उठानी पड़ती है। आसिफ कह रहे थे कि ये लोग हमको जेल में डाल देंगे तो हम क्या करेंगे। देखिए, जेलों से तहरीकें चली हैं, आंदोलन बढ़े हैं। हिंदुस्तान में पहली बार कांग्रेस हारी है इसलिए कि उसने, इंदिरा गांधी ने सबको पकड़ के जेल में डाल दिया था इमरजेंसी में। तो ये सोचना कि जेल में डालने से हमारी आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, ये सही नहीं है। जेल में जाने से, स्ट्रगल करने से, कुर्बानी देने से, सेक्रीफाइस करने से ही आंदोलन आगे बढ़ा है। जब तक कि हम सेक्रीफाइस से भागते हैं तो आंदोलन ख़त्म होते हैं। तो ये बात, जुल्म बढ़ेगा, उसके खिलाफ लड़ाई तेज़ होगी तो वो ताकत इधर, पावर शिफ्ट जो कह रही है हर्षाली पोद्दार, वो इस तरह से शिफ्ट होगा। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो ये प्रैक्टिकल डायमेंशन है, इसके अलावा आइडियोलॉजिकल लेवल पर भी हमको एक डिस्कोर्स शुरू करना पड़ेगा। और जब तक कि उसके बारे में हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो, यानी प्रैक्टिकल के साथ साथ आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट, उस वक्त तक ये बैलेंस जब तक नहीं रहेगा तब तक कि इसको फर्म बुनियादें नहीं होंगी। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अकाउंट, अभी जो शुरू में मैंने बात कही थी कि हम जो है मॉरली बैंकरप्ट हो गए, पॉलिटिकली हमने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, इकोनॉमिकली इतना बड़े लोगों को हमने डिस्करेज किया और अब हम उनको एक्सप्लॉइट करने जा रहे हैं। इसकी बेस में मैं समझता हूँ ये चीज़ है कि हम अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझते। जो आदमी के पास पावर है, जो आदमी के पास हुकूमत है, सरकार है, वो ये समझता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं जो चाहे करूँगा। ये जो सोच है कि मैं किसी के आगे अकाउंटेबल नहीं हूँ, ये चीज़ चेंज होनी पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान अपने क्रिएटर के आगे, अपने खुदा के आगे अकाउंटेबल है। अगर ये दुनिया के सारे लोग, ये पार्लियामेंट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तो भी मेरे को मर के अपने क्रिएटर के पास जाना है और हिसाब किताब देना है। ये अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तब तक कि हम अपने आप को सरकने से नहीं बचा सकेंगे। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो मसला है वो ये है कि हमारे पास कोई फर्म वैल्यू सिस्टम नहीं है। हम अपने कन्वीनियंस के लिहाज से, जैसे फार्मर्स का हम हाल कर रहे हैं कि हम जो है वो पंजाब, बिहार के फार्मर को पंजाब की तरह खुशहाल नहीं बनाना चाहते, बल्कि पंजाब के फार्मर को बिहार की तरह बदहाल बनाना चाहते हैं। और उसके लिए हमारे पास खेल तमाशा है। तो उसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई फर्म वैल्यू सिस्टम नहीं है। तो जब तक कि हम किसी फर्म वैल्यू सिस्टम की तरफ नहीं जाएंगे, और वो डिवाइन वैल्यू सिस्टम होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर कोई आदमी कुछ और समझता है तो वो बताए, लेकिन ये कि एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जिसको कि कोई टेम्पर ना कर सके। तीसरी बात यह है कि जो दूसरे लोग मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके बारे में भी
अकाउंटेबल मतलब ये है कि अगर मैंने उनका हक मार दिया, अगर मैं गोगोई बन गया कि मैं एक फैसला लिखूं, उसमें मैं ये लिखूं कि मूर्ति रखना गलत था, मस्जिद गिराना गलत था, इसके बावजूद वो जमीन उनको ही दे देनी चाहिए और मेरे को राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाए और कल को हो सकता है मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, तो मुझको ये करने से क्या चीज रोकेगी? ये चीज आज गोगोई के साथ हुई है, कल सलीम के साथ होगी, परसों आसिफ के साथ होगी और तरसों हर्षाली के साथ होगी। तो ऐसा क्या होगा कि हम लोग भी जो है वो गोगोई के रास्ते पे नहीं जाएंगे? इस सवाल पर हमको गौर करना पड़ेगा और इस सवाल पर अगर हमने गौर नहीं किया तो हम स्ट्रगल करके पावर में आएंगे और फिर वही करेंगे जो ये पावर वाले लोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इन सवालों पर जो है वो हमको गौर करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और एक एक ऐसी सोच बनानी पड़ेगी कि जो हमारी स्ट्रगल को फ्रूटफुल बना सके। यानी मैं जो बात कहना चाहता हूं कि हम स्ट्रगल करें, कामयाब हों, लेकिन कामयाब होने के बाद ऐसा ना हो कि हम डिलीवर ना कर सकें वो चीज जिसके लिए कि हमने स्ट्रगल किया है। आज तक यही हुआ जो आपका सवाल था कि इससे जी पहले लोगों ने स्ट्रगल किया, उनको पावर मिला, बट दे कुड नॉट डिलीवर, फाइनली पीपल दे लेफ्ट देम। तो कल को हम अगर स्ट्रगल करके पावर में आ जाएंगे और हम वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो लोग हमको छोड़ के दूसरों की तरफ चले जाएंगे। जी जी, इस सही सवाल पर सही अभी सही गौर सही करना जरूरी है। जी। So I think on that note, it's time to end our discussion. मैं इस मौके पे हमारे जो सॉरी हर्षाली आप कुछ कहना है? या आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग। एक आपने जो कहा कि इस पूरी चीज को एक पेसिमिस्टिक तरीके से नहीं और एक पॉजिटिव तरीके से हम कैसे आगे लेके जाए, तो मुझे लगता है डॉक्टर सलीम ने जिस तरीके से इसका एंड किया है उसको ही मैं जोड़ के कुछ कहना चाहूंगी। हाल ही में जो 3 कबीर कला मंच के लोगों को भीमा कोरेगांव के यलगार परिषद के केस में अरेस्ट किया गया, तो उनमें से सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योति जगताप, ये 3 लोग थे, जिसमें से रमेश गायचोर ने एक फ्यू लाइंस लिखी थी जो आज के सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मुझे लगता है कि अप्लाई होती है और उस पॉजिटिव नोट पे हम अगर इसका एंड कर सकते हैं। तो उन्होंने जो लाइन लिखी थी वो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा था कि फैसिस्ट सत्ता ने मुझे 2 विकल्प दिए, आजादी या फिर जेल। मैंने जेल चुना है क्योंकि भीख करके झोले में डाली जाने वाली आजादी से ज्यादा मेरा मन जेल में तसल्ली से जी पाएगा। तो मुझे लगता है जिस जज्बे से ये सारे लोग आज लड़ रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, फिर भी उनका हौसला कहीं ना कहीं अभी भी बुलंद है, तो वही शायद हमें ये ताकत देता है इस पूरे जुल्मी हुकूमत के खिलाफ एक लड़ाई हम छेड़ सकते हैं या फिर ये जन आंदोलन बरकरार रख सकते हैं। धन्यवाद जी। अगेन काफी इंस्पायरिंग और पॉजिटिव नोट टू एंड दिस डिस्कशन ऑन। मैं हमारे तीनों जो आज के पैनलिस्ट हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो है हमारे इस इनविटेशन पर यस कहते हुए इस डिस्कशन का हिस्सा बनना पसंद किया। ख़त्म करने से पहले जो लोग फेसबुक पे ये डिस्कशन लाइव देख रहे थे उनके कुछ कमेंट्स मैं चाहता हूं कि वो आप लोगों के सामने रखूं। यासिर मंसूरी कहते हैं कि सदाकत, अमानत, अदालत और ईसार से ही इनकलाब आएगा। और फिर आगे ये भी कहते हैं कि जस्टिस कैन ओनली बी सर्व इफ ट्रुथ ट्रायम्फ्स, द गवर्नमेंट इज अपहोल्डिंग देयर पाथ ऑफ लाइज एंड हेट, ओनली फ्रीइंग अप जुडिशरी कैन ब्रिंग जस्टिस टू इंडियन लैंड्स। मिर्जा नबील कहते हैं कि विदाउट पावर यू कांट सर्व जस्टिस, whosoever has strong ideology, those will continue his struggle, those will stuck to his struggle. कहते हैं कि अच्छी सोच वाले लोग भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और या फिर कहते हैं कि डिवाइन अकाउंटेबिलिटी इज नेसेसरी टू परफॉर्म जस्टिस। लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट, काफी सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस डिस्कशन में समझने की कोशिश की। 1 घंटे में तो जाहिर सी बात है हम लोग इन तमाम इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर सकते, बट आप लोगों को सोचने के लिए और पढ़ने के लिए काफी सारी चीजें इस डिस्कशन के जरिए से मुझे लगता है कि जरूर मिली होंगी। मैं आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और खत्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये कि ये जो हमारी वीडियो डिस्कशन की सीरीज है उसकी तीसरी जो वीडियो रहेगी वो अब 27 तारीख को यानी संडे के रोज रहेगी, इसी वक्त में 9 से 10। और अगेन उसका भी टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, वो है इस्लामोफोबिया।
हाउ कैन वी काउंटर इस्लामोफोबिया इन इंडिया, और 3 बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे साथ में रहेंगे। आइरीना अकबर जो इंडियन एक्सप्रेस की करस्पॉन्डेंट रह चुकी है वो रहेंगे, आदित्य मेनन जो जर्नलिस्ट हैं क्विंट के लिए काम करते हैं वो रहेंगे, और साथ ही शिहाब खान आईआईटी बॉम्बे के स्कॉलर हैं और इस्लामोफोबिया को लेकर काफी उन्होंने काम किया है। तो ये 3 पैनलिस्ट हमारे साथ में होंगे और मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर हमारे साथ में जुड़े। ठीक 9 से लेकर 10 बजे तक ही जो है ये डिस्कशन 27 तारीख को यानी संडे के रोज लेकर हम आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड गुड नाइट। गुड नाइट। शुक्रिया भाई, थैंक यू।